शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे 10-15 सवाल आपके साथ करें और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो ये चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू पर्टिकुलरली वो काफी डिफिकल्ट बच्चों को लगते हैं, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि क्योंकि लास्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हुआ है तो यकीनन रिवीजन तो कम बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने किया हुआ हो सकता है, और अगर रिवीजन नहीं भी किया हुआ तो नोट्स इस वक्त आप खोल के रख लें ताकि आप नोट्स से देखकर ही रिलेट कर सकें। एटलीस्ट इतनी श्योरिटी तो मिले कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर ये श्योरिटी भी आपको नहीं मिलेगी तो फिर फायदा नहीं है। और मैंने शुरू में भी कहा था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पास्ट पेपर क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, which statement about the electrolysis of solutions is correct? सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है जी। इसमें काफी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी साथ साथ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, अब देखो उसने मेंशन किया है बच्चों अरीब, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। इससे पहले कि हम आगे जाएं हम डायरेक्टली अपनी वर्किंग कर लेते हैं। NaCl है और कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब है क्या H और OH होगा, यस और नो? और यहाँ पर निमोनिक क्या होता था, Ca का निमोनिक होता था। कैसे फैसला होगा, याद कीजिए कॉन्सेंट्रेटेड वाला चार्ट मैंने बनवाया हुआ है आपको, क्या लिखवाया था सर ने वहां पर कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में वी लुक एट द डिफरेंस एज वेल। नॉर्मली किसका डिस्चार्ज इजी होता है बेटा, सोडियम का या हाइड्रोजन का? नॉर्मली द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज इजी, ठीक है, एंड सोडियम का जो डिस्चार्ज है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में वी हैव गॉट मोर सोडियम बट द डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज इज टू मच। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हमने ये पढ़ा था कि स्टिल वो ही आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज इजी है। However, if you look at chloride and OH, तो क्लोराइड एंड OH में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की वजह से क्लोराइड का नंबर ज्यादा है, यस और नो? एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लोराइड एंड OH इज 3 पोजीशंस। तो क्या ये चीज हमने मेंशन की हुई है कि जो 3 पोजीशन का डिफरेंस होता है तो डिस्चार्ज रिवर्स हो जाता है, और यहां से क्या डिस्चार्ज होगा बेटा बोलिए, क्लोरीन गैस डिस्चार्ज हो जाएगी, यस और नो? फरीहा पराचा, अरीफ फवाद, फरीहा सॉरी राफिया एंड उम्मे हानी, वली, क्या ये बात मनाहल आपके अपने नोट्स में मौजूद है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की करते हैं तो अप्रोच क्या होता है कि आप डिस्चार्ज निकालें, वो फ्लो चार्ट जहां मैंने कंक्लूड करके लिखा है, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज कितना है, और डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज सोडियम और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज, एंड क्लोराइड और OH में डिफरेंस कम है इसीलिए क्लोराइड विल गेट डिस्चार्ज। अब सवाल का ऑप्शन नंबर 1 दोबारा से पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो बताओ भाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पर, यस और नो? हाँ जी, इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट कैथोड? हमने अपनी वर्किंग में पहले क्या देखा जी ऑनलाइन वाले बच्चों, अलीजे, मनाहल, वली, इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट कैथोड? यस, माइक पर आ जाओ। तो इसका मतलब है पहला ही आंसर हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चंस भी देखें, बाकी MCQ भी देखें ताकि पता चले कि बाकी सही है या नहीं। आगे देखो बेटा, कहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, आंसर तो ए ही हो जाएगा बिकॉज पहला स्टेटमेंट हमने चेक किया विच इज करेक्ट। लेकिन अगर हम आगे चलें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस है और एक्वस है, तो हमारे पास H और OH भी होगा, निमोनिक इज Ca, ठीक है। एग्जाम में कहता है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? देखो क्या प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पर, कैथोड पर क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? माइक पर आओ, हाइड्रोजन, ठीक है। वली के अलावा बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्स करना है बेटा, शाबाश। तो बेटा क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कैथोड पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जबकि हमें नजर आ रहा है कि कैथोड पर तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कहता है व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड इज कॉपर आयन प्लस दिस। कहता है व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक है, अगेन HOH हमारे पास आ गया, और कहता है कि जनाब अली निमोनिक क्या होता है, फिर से C और A का निमोनिक होता है। कहता है व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड इज दिस। तो पहले तो पता चलना चाहिए कि कैथोड पर डिपॉजिट क्या होगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन में से क्या चीज डिपॉजिट होगी, डेफिनेटली कॉपर होगा। बट क्या कॉपर की ये सही इक्वेशन लिखी हुई है? जरा गौर कीजिएगा, आपने कॉपर की कई दफा इक्वेशन लिखी है जब आपने प्रैक्टिस की है। क्या कॉपर पे चार्ज +1 होता है? व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द कॉपर, हलीमा उमर? कॉपर इज हैज अ +2 चार्ज, इट gains 2 electrons and form copper metal.
आप अपने नोट्स में जाके सर्च करें तो आपको नोट्स में नजर आ जाएगा, जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हैं वहां पर आपको कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस लिखी हुई नजर आएगी। तो वहां पर कॉपर का चार्ज कितना होता है? +2 होता है, +1 नहीं होता। इज दैट क्लियर? जो बच्चे फिजिकली इंस्पायर में मौजूद है, राफिया, शाहमीर, उम्मे हानी, बेटा बात समझ आती है? तो दिस इज Yes, रॉन्ग sir. बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट राइट। जो कॉपर का इक्वेशन लिखा हुआ है वो गलत इक्वेशन है, बिकॉज कॉपर हैज अ चार्ज ऑफ +2। फिर आ जाओ, ये ऑप्शन, ये चैप्टर इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि आप वर्किंग से भागोगे तो नहीं कर सकोगे। और लास्ट ऑप्शन देखो अलीजे, व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये कौन सा केस आ गया? कोई बता दे, दिल खुश कर दे। कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कौन सा केस है कि जब कॉपर सल्फेट को कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स के सामने, इलेक्ट्रोड के सामने अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कौन सा केस कह रहा है बेटा? दिस इज द केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और आप जानते हैं जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है अर्ली। एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। तो आगे क्या कहता है? द मास ऑफ द एनोड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विल बी ग्रेटर। क्या मास ऑफ एनोड ग्रेटर होगा? बोलो बेटा, क्या नो। मास ऑफ एनोड ग्रेटर होगा? नहीं, एनोड तो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगेन, जब आप अपनी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, ऑल्दो कि हमें शुरू में ही पता चल गया था कि पहला ऑप्शन ठीक है, बट लर्निंग मींस कि आप बाकियों को देखेंगे, बाकियों में क्या गलती है। तो ऑप्शन बी में हमने देखा कि उसने प्रोडक्ट ही गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी में हमने देखा कि उसने प्रोडक्ट ठीक दिया हुआ है बट प्रोडक्ट की इक्वेशन गलत है क्योंकि कॉपर हैज अ चार्ज ऑफ +2। एंड ऑप्शन डी में हमने देखा कि जब कॉपर सल्फेट को हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वी ऑल नो दैट मास ऑफ एनोड इज गोइंग टू डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। कैथोड का मास जो है वो बढ़ जाता है। एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ए। इज एवरीबॉडी क्लियर? शामिर, राफिया, उम्मे हानी, मनाहल, जारिश, जयान, अली खजर, अरीफ फवाद, फरीहा पराचा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो, यस। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 2। देखो, मैंने फिर कहा, मैं कराना, मैंने नॉर्मली कभी भी फौरन फौरन साथ साथ, मैं इतना जरूरी नहीं समझता कि किसी भी चैप्टर को करें, लेकिन ये जो चैप्टर्स अब हम पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने यहाँ पर पास्ट पेपर्स की अप्रोच डेवलप नहीं की तो कोई फायदा नहीं होगा इसको पढ़ने का। चलें, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस, और जो बच्चे इंस्पायर पे फिजिकली बैठे हुए हैं आपस में बातें ना करें, ठीक है? पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर करें, और नहीं तो तरीके से सीखें इस चीज को। which state about the electrolysis reaction is correct? ठीक है, which, अच्छा बेटा आंसर पे हमने जंप नहीं करना है, हमें लॉजिक के ऊपर जाना है। ठीक है वली, अगर आपको आ रहा है विच, वेरी गुड है। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? अगेन हमें करेक्ट स्टेटमेंट पकड़नी है। आए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा करेक्ट कौन सा है। क्या कहता है? ब्रोमीन इज फॉर्म्ड एट द एनोड व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड। तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड का मतलब है लेड है और ब्रोमीन है। मोल्टन में आपके पास कंपटीशन होता नहीं है, निमोनिक क्या होता है? Ca का निमोनिक होता है। तो इसका मतलब है कैथोड पे मिलेगा हमें लेड और एनोड पे मिलेगी ब्रोमीन। ये क्या कह रहा है? ब्रोमीन इज फॉर्म्ड एट एनोड। ब्रोमीन इज फॉर्म्ड एट एनोड, सही है या गलत है? बोलो बेटा, क्या ब्रोमीन एनोड पे फॉर्म हो रहा है? अगर आप देखें तो ब्रोमीन आपको यहाँ पर एनोड पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये यही कह रहा है। इसका मतलब है अगेन द आंसर इज ए। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। क्या कहता है? पॉजिटिव आइंस आर डिस्चार्ज एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या पॉजिटिव आइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होते हैं या No, sir. नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होते हैं? डेफिनेटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होते हैं, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर कहता है सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड व्हेन एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट। कहता है ये साइड में वर्किंग करके देखनी पड़ेगी कि अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई सोडियम बनेगा प्रोडक्ट। मुझे बताइए सोडियम बनेगा? आए देखते हैं। यहां पर आप जानते हैं जब डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो जिसका डिस्चार्ज इजी होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का डिस्चार्ज इजी है, और क्लोराइड और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? OH का। तो द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये क्या कह रहा है? सोडियम इज फॉर्म, तो गलत हो गया। उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। आए देख लेते हैं, वर्किंग करेंगे तो समझ आएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, अगेन HOH, तो आप क्या देख रहे हो कि कैथोड पर आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, और एनोड पर सल्फेट और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी होता है? OH का। तो इसलिए OH मिलेगा आपको कहां पर बेटा? एनोड पर। तो यहां पर यानी ऑक्सीजन मिलेगी एनोड पर। ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। इज इट करेक्ट?
नो, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो मैं एक एक एमसीक्यू में कोशिश कर रहा हूं कि बाकी ऑप्शंस भी आपको चेक करके दिखाएं। चेक करेंगे तो सीखने को मिलेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है एन एक्वस मिक्सचर, ये नया सवाल है। एन एक्वस मिक्सचर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड्स। देखो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, और इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के। मुझे बताओ कॉपर सोल्यूशन में भी मौजूद है और कॉपर इलेक्ट्रोड में भी मौजूद है, तो क्या ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो जाएगा बेटा? बोलो, यस। क्या ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो जाएगा? बिल्कुल। और जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होती है तो हमें पता है कि एनोड पर क्या रिएक्शन होता है। एनोड पर व्हाट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि जो मेटल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो मुझे बताओ कौन सा मेटल डिसॉल्व होगा, कॉपर या सिल्वर? जब ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का सोल्यूशन है, तो कौन सा मेटल डिसॉल्व होगा, कॉपर या सिल्वर? कॉपर। कॉपर। इसका मतलब है सिल्वर की दोनों इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई। अब रह गई कॉपर की एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। डिसॉल्व किस में हो रहा है? बी में। तो देखें आइंस हैं और आइंस बन रहे हैं कॉपर। यहां पर कॉपर है और वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आइंस में, तो डिसॉल्व होने वाली इक्वेशन कौन सी है बच्चों? ऑप्शन ए। ठीक है, द आइडिया वाज जब आपके पास मेटल और जो सोल्यूशन होता है वो सेम मटेरियल का होता है, तो मटेरियल ऑन द एनोड डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या था? एटम से आइन बनना। तो एटम से आइन कहां बन रहा है लड़कियों? सबको नजर आ रहा है? राफिया, हलीमा, उमर एंड एवरीबडी एल्स आउट देयर इन माय क्लास। बात समझ आ रही है? मुस्तफा, फरीहा, पराचा, यूसुफ, जारिश, नोट्स खोल लो। सब कुछ जो मैंने कराया है कंसेप्ट है, तो देयर शुड नॉट बी एनी वरी। नॉर्मली बच्चों को क्या होता है, जी जी पास पेपर्स करा रहा हूँ बेटा। नॉर्मली क्या होता है बच्चों को कि इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह क्यों मुश्किल होता है? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक तो कॉन्सेप्ट में मसले रह जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बच्चे एक इशू है कि आप एक एक क्वेश्चन में देखोगे वर्किंग करनी पड़ रही है, और वो वर्किंग जब आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली खुद से तो आंसर पता नहीं चलेगा। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 15 20 सवाल हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी अप्रोच और ज्यादा पुख्ता हो। लेकिन पास पेपर सेशन में याद रखें बेटा, अगर आपका पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, इट इज ऑफ नो यूज फॉर एनी ऑफ यू। यू नीड टू पार्टिसिपेट, भले से आप नोट्स खोल लें एंड इंटरैक्ट करें, ताकि आपको अपना इनपुट देने का भी मौका मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, अगेन साइड में आ जाते हैं। जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो देयर इज नो अदर आइन प्रेजेंट, तो सीधा सीधा निमोनिक किसका है? सी ए का निमोनिक है। कैथोड पर सोडियम मिल रहा है, यस और नो? कैथोड पर सोडियम मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन मिलेगा। अब कहता है विच चेंज अकर एट कैथोड, ये कैथोड वाला चेंज पूछ रहा है, यानी कि सोडियम प्रोडक्ट के बारे में सवाल हो रहा है। अब हमें पहले से सिचुएशन का पता चल गया है, कैथोड के ऊपर पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब सी और डी में तो कहता है क्लोराइड आइन, क्या हमारे पास क्लोराइड आइंस का कोई चेंज आ रहा है कैथोड पे? नो। हमारा ऑप्शन किसमें होगा? ए और बी, सोडियम आइंस। अब सोडियम आइन आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको याद हो तो सोडियम पर कैसा चार्ज होता है? +1, और ये जाकर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करके क्या बन जाता है? सोडियम मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करना, रिडॉक्स का चैप्टर हम सबने पढ़ा हुआ है जी। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? याद है हमने निमोनिक पढ़ा था ऑयल और रिग का। व्हाट इज दिस गेन? गेन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम आइंस आर रिड्यूस्ड। सोडियम आइंस आर रिड्यूस्ड। पहले देखो हमने सॉर्ट आउट किया, अपनी वर्किंग साइड में की, हमें पता चला कि कैथोड पे तो सोडियम का इक्वेशन होगा, ठीक है, और सोडियम के इक्वेशन को देखते हुए हमने क्लोराइड को रूल आउट कर दिया। अब रह गया सोडियम ऑक्सीडाइज या सोडियम रिड्यूस्ड। तो भाई आपको पता है कि जो नेगेटिव आइन होते हैं वो जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन, और गेन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर सोडियम आइंस रिड्यूस्ड होंगे, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पॉजिटिव आइंस आर प्रेजेंट इन एक्वस कॉपर सल्फेट? एक्वस है, देखो बेटा, एक्वस कॉपर सल्फेट साइड में लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में कौन से आइंस होंगे? H और OH। आप अच्छे से जानते हैं दीज आर पॉजिटिव आइंस एंड दीज आर नेगेटिव आइंस। तो कौन से आइंस मौजूद है बेटा बताइए? पॉजिटिव आइन के तौर पर कौन कौन से आइन मौजूद है? कॉपर आइन एंड
हाइड्रोजन आइन। यहां पर उसने ये सवाल नहीं पूछा अली से कि डिस्चार्ज कौन होगा, उसने कहा कौन से आइंस मौजूद होंगे। तो क्या जवाब कॉपर आइंस ओनली होगा? आंसर इज नो। क्या जवाब सल्फेट आइंस ओनली होगा? नो। क्या जवाब सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड होगा? सल्फेट और हाइड्रोक्साइड तो नेगेटिव आइंस है। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जी मुस्तफा एंड एवरीबॉडी एल्स, द आंसर वुड बी कॉपर एंड हाइड्रोजन आइंस। कॉपर आइंस भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन आइंस भी मौजूद हैं। मनाहल अगला सवाल आपसे पूछने लगा हूं, इसलिए माइक पर तैयार रहिएगा। The diagram shows the electrolysis। अब देखो इस तरह का डायग्राम आ जाता है, बच्चा वैसे ही फंस जाता है, बोलता है पता नहीं क्या आ गया। भाई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सब कुछ वर्किंग से पता चलेगा। The diagram shows the electrolysis of concentrated and dilute sodium chloride using inert electrode। तो inert electrode का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है। एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है और एक तरफ डाइल्यूटेड है। आप देखें यहां पर एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड दिया हुआ है, एक तरफ डाइल्यूटेड दिया हुआ है। जरा देख लेते हैं अपनी वर्किंग। NaCl, NaCl और HOH यहां भी होगा और NaCl और HOH यहां पर भी होगा। पहले जरा डाइल्यूट वाले को देख लें। डाइल्यूट वाले के लिए सर ने क्या लिखवाया था कि डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होता है? डिस्चार्ज सीरीज के अकॉर्डिंग। यस और नो? तो एज पर द डिस्चार्ज सीरीज कौन डिस्चार्ज होगा इससे? यहां पर हाइड्रोजन एंड OH। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड में आएंगे तो सर ने आपको लिखवाया था कि आपने डिस्चार्ज सीरीज तो देखनी है लेकिन डिफरेंस भी देखना है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कम होगा तो डिस्चार्ज रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप इस वाली साइड पर देखोगे तो सोडियम और हाइड्रोजन में डिस्चार्ज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होता हुआ मिलेगा, लेकिन यहां से क्लोरीन डिस्चार्ज होगा। ये बात हमने क्लास में भी की और अभी ऊपर भी आई थी। अब आ जाए अप्लाई कर लेते हैं। कहता है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब नीचे बताना है उसने कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा देखो ये ट्यूब वाला सेटअप है ना, इस ट्यूब वाले सेटअप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। देखो यहाँ ट्यूब में ना गैस कलेक्ट हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन गैस है और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। तो दोनों जगह पे गैस ही कलेक्ट हो रही होगी। चलें आए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ठीक है हमने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली। राफिया, हलीमा, उमर, तुम्हें बात समझ आ रही है बेटा? ये वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी Yes, sir. कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। अब आ जाओ बेटा देखते हैं विच। अच्छा मनाहल से पूछेंगे अप्रोक्सीमेटली equal volumes of gas are produced and collected in test tube W and X। हाँ भाई W and X का मतलब ये वाले सेटअप की बात हो रही है। W and X कहता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम बन रहा है। यस और नो? क्योंकि आप देखो हाइड्रोजन आइन भी एक है और यानी रेशियो ऑफ आइंस देखो, एक आइन इसका भी है एक आइन इसका भी है, तो रफली इक्वल वॉल्यूम बनेगा। यस इक्वल वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। फिर आ जाओ दूसरा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस एंड कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब Y एंड Z। ठीक है Y एंड Z। Y एंड Z में अगर आप देखें अगेन H आइन का एक ही आइन है, OH आइन का एक ही आइन है, तो अगेन इक्वल वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। जी हाँ इक्वल वॉल्यूम ही प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आ जाते हैं 3 डिफरेंट गैसेस आर प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट। क्या टोटल 3 डिफरेंट गैसेस बनी है? अरे मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो बेटा जैसे H2SO4 है ना, लिसन वेरी केयरफुली, ये मैं तुम लोग सबको समझा देता हूँ क्योंकि ये तुम लोग फंस सकते हो इसके अंदर ना। देखो अब हमारे पास ये निमोनिक हमें पता है कि ये निमोनिक होता है। जैसे अगर H2SO4 को हम देखें तो सल्फेट और OH में से कौन डिस्चार्ज होगा? OH। ले और हाइड्रोजन दोनों तरफ है तो डेफिनेट सी बात है हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। तो जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा आप देखो हाइड्रोजन का सोर्स ये आइन भी है और ये आइन भी है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ये बात समझ आती है? लेकिन अगर आप इन केसेस में देखें तो यहाँ पर एक H आइन है और एक ही Cl आइन है। ऐसा तो नहीं है कि Cl आइन की सोर्सेज ज्यादा है। डेफिनेट सी बात है आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन आइन भी एक ही, जैसे यहाँ देखो आप हाइड्रोजन आइन आपको यहाँ 3-3 नजर आ रहे हैं। ठीक है इसी तरह यहाँ पर भी H आइन और OH आइन एक एक के रेशो में। तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये बात तो हमने शुरू में डिसाइड कर ली, लेकिन इक्वल वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रही है ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ यानी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिससे H आइन डिस्चार्ज हो रहा है या OH आइन डिस्चार्ज हो रहा है वो एक एक ही है, इसलिए गैसेस के जो वॉल्यूम डिस्चार्ज होंगे वो भी इक्वल होंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो आखिरी ऑप्शन उसने कहा था अरीब कि 3 डिफरेंट गैसेस आर प्रोड्यूस। क्या 3 डिफरेंट गैसेस बन रही है? देखो यहाँ ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ हाइड्रोजन बन रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बन रही है और यहाँ पर क्लोरीन बन रही है। तो क्या 3 डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है? 2 ये रही एक जैसी है और ये टोटल 3 डिफरेंट गैसेस हैं। यस और नो ऑनलाइन वालों? जी राफे, मुनीर, क्या 3 इक्वल गैसेस प्रोड्यूस हो रही है? यस। ठीक है
बेटा सोडियम प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, सोडियम गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, क्या नींद में तो नहीं हो? सोडियम इज देयर, लेकिन सोडियम गैस सोडियम तो डिपॉजिट ही नहीं हो रहा ना। हमने तो ग्रीन से पहले हाईलाइट कर लिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड वाले में प्रोडक्ट है क्लोराइड और एच, और डाइल्यूट वाले में प्रोडक्ट है एच और ओ एच। तो सोडियम का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इसलिए तीन गैसेस प्रोड्यूस रही है, मींस तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आंसर वुड बी ए, 1 2 एंड 3। ओके गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये ग्राफ तो मेरे ख्याल क्लास में भी देखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे आंसर कर सकेंगे। और आप देखो कितने ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है एग्जाम के अंदर। क्या कहता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पे ही आया है जब भी आया है, इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। हाँ भाई, द करंट इज कांस्टेंट एंड द एनोड वेट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। एनोड का वेट किया है। मुझे बताइए, जब कॉपर सल्फेट को कॉपर इलेक्ट्रोड के सामने आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, क्या ये हमारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला केस होता है, यस और नो? यस। ऑनलाइन वालों शाबाश। ठीक है, और क्या इसमें ऑब्जर्वेशन होती है कि जो एनोड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, कैथोड का मास बढ़ जाता है। तो भाई मास ऑफ एनोड का ग्राफ पूछा हुआ है, तो क्या एनोड का मास ये होगा? नहीं। क्या एनोड का मास ये होगा? नहीं, क्योंकि जाहिर है एनोड का मास कम होता है। तो कौन सा होगा एनोड का मास भाई? आप देखेंगे तो ए में क्या दिखाता है, ए में डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो डिक्रीज होगा और होते होते इवेंचुअली जीरो हो जाएगा। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो आंसर वुड बी राफिया, हलीमा, मनाहल। The answer would be C, which is showing that mass is decreasing and after some time it will eventually touch the line of zero. जबकि ये वाला ग्राफ क्यों गलत होगा? क्योंकि इस ग्राफ में वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर फिर कांस्टेंट हो रहा है, विच मींस ये कह रहा है कि फर्दर चेंज इन मास नहीं आएगा, जबकि हम जानते हैं कि एनोड आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फरीहा पराचा, मुस्तफा, वली, राफिया, बात समझ में आ रही है? राफिया, हलीमा उमर, अलीजे, जारिश, क्लियर है बेटा? हेलो, Yes, sir. क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। The diagram shows the electrolysis of a mixture of aqueous copper nitrate and aqueous copper silver nitrate। दो सॉल्यूशन है, एक सिल्वर नाइट्रेट और एक कॉपर नाइट्रेट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एक्स एंड वाई आर इनर्ट। इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो उसने बता दिया आपको। कहता है अच्छा, उसके बाद आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा दिया कि भाई एक्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी, और वाई जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन देता है, कॉपर इज अबव सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर सिल्वर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट कैन बी डिड्यूस दैट डैश इज इनिशियली डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड विच वर्ड। बड़ा आसान है बेटा, आप इतने लंबे में जाओगे नहीं भाई। आपको नजर आ रहा है कि सोल्यूशन में कॉपर आयन भी है और सोल्यूशन में सिल्वर आयन भी है। क्या हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन पढ़ा हुआ है? जब सिल्वर और कॉपर दोनों होंगे तो कौन डिपॉजिट होगा एज पर डिस्चार्ज सीरीज? किसका डिस्चार्ज इजी है, कॉपर का या सिल्वर का? डिस्चार्ज सीरीज देखें, किसका डिस्चार्ज इजी होता है बेटा कॉपर और सिल्वर में से? बोलो भाई, किसका डिस्चार्ज इजी होता है? सिल्वर आयन का। यस, और सिल्वर आयन का डिस्चार्ज इजी है और सिल्वर जाहिर है कि जाएगा। और पॉजिटिव आयन तो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव पर या पॉजिटिव पर? इफ इट इज अ पॉजिटिव आयन इट विल गो टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज वाई इन दिस डायग्राम। तो बेटा आप बताइए आंसर क्या होगा? कॉपर का डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि सिल्वर का डिस्चार्ज होगा। और सिल्वर किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, एक्स पर या वाई पर? सो इट विल गो टू वाई। अरीब समझ आती है बात? सिल्वर और यस। कॉपर, भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन हमने पढ़ा है ना कि जब भी दो कॉम्पिटिटिव आयंस आ जाते हैं तो विल लुक एट द डिस्चार्ज सीरीज एज पर द डिस्चार्ज सीरीज। ऑनलाइन वालों और जो बच्चे इंस्पायर पे फिजिकली बैठे हुए हैं, द आइडिया इज क्वाइट सिंपल जारिश, that copper or silver both were the positive ions and therefore there was a competition between them, and as per the discharge series क्या पता चलता है हमें कि discharge of silver is easier, silver discharge होगा तो copper वहां rule out हो गया। अब कहां discharge होगा? Because it's a positive ion, the positive ions are attracted towards negative electrode which in the diagram is shown by symbol Y, and that is why the answer is D। Let's look at the next question। अब देखो सारे क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर क्वेश्चन हो भी रहा है, बिकॉज अप्रोच जो आपने पढ़ ली दैट इज द टोटल अप्रोच, बस अप्लाई करना है और वो आपने खुद ही करना है। आई कैन ओनली गाइड यू, शो यू हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट, लेकिन इवेंचुअली दिस इज द वर्किंग। आप देखिए ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वर्किंग कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर पॉप आउट नहीं होगा। तो अगर आप इस उम्मीद में है कि पढ़ते ही समझ आ जाए तो दैट कुड नॉट बी द वे। चल, the circuit diagram shows an experiment using a rod of copper
एंड अ रॉड ऑफ ग्रेफाइट। ओके, अब देखो यहाँ बल्ब लगाया हुआ है, ये बैटरी वाला सेटअप नहीं है, ये बल्ब वाला सेटअप है। और मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि जनाब अली, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, अरीफ फवाद ने डिस्चार्ज सीरीज आपने नींद में लिखी होगी, इसलिए आपने लिखी भी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतने दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट हर क्लास में इस डिस्चार्ज सीरीज का रेफरेंस डिस्कस किया गया है, उसके बाद भी अगर आप मुझे कहें तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आपके पास लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ भाई? चलो बहरहाल, कहता है व्हेन द स्विच इज क्लोज द बल्ब लाइट्स। अच्छा, ये बड़ा कुछ नया लग रहा है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द बल्ब lights because an electric current flows through the copper and the graphite. Which particle move through these two solids? हाँ भाई, कहता है कि जब स्विच क्लोज है, देखो यहां पर स्विच लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि बल्ब जल गया, बल्ब जल गया। आपको मैंने बताया था बेटा क्या, कि जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेते हो, देखो एक कॉपर है और एक क्या है, ग्रेफाइट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड है। और जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं तो आपको मैंने बताया था कि उसमें से जो मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। और जब ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में से रन करते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है विच पार्टिकल। Yes, sir. ओके ओके ओके, कंटिन्यू करें। इंटरनेट में कोई ग्लिच आ गया था, चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा क्या कह रहा था मैं, कि विच पार्टिकल्स मूव थ्रू दीज टू सॉलिड्स, कौन से पार्टिकल्स मूव करेंगे इन सॉलिड्स के थ्रू। अब मुझे बताइए जल्दी से मेरे बच्चे, कौन से पार्टिकल मूव कर रहे हैं सॉलिड के थ्रू जो करंट बल्ब जल रहा है? क्या सॉलिड के थ्रू आइंस मूव करते हैं? पहले तो मुझे ये बता दो, क्या सॉलिड के थ्रू आइंस की मूवमेंट होती है? क्या पढ़ा है हमने, सॉलिड के थ्रू किसकी मूवमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। और जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन में क्या मूव करते हैं? आयंस। तो यहां पर क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सॉलिड के बारे में है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और आयंस मूव नहीं करेंगे। तो व्हाट वुड बी द आंसर? ऑब्वियसली बी, copper ions and carbon ions will not move. However, the movement only occurs in electrons. The idea is that ions cannot travel through solid state. Ions only travel in solutions. And जो electrons होते हैं, they travel through solids. So that is why उसने पूछा था सॉलिड के थ्रू क्या ट्रेवल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल, कॉपर आयंस एंड कार्बन आयंस वोंट ट्रेवल। इज दैट क्लियर बच्चों? मुस्तफा बात समझ आती है बेटा? वली, राफिया, हलीमा, शयान, फरीहा, अरेब। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अब जब इस तरह का लंबा सा रखा हुआ आ जाता है ना क्वेश्चन, फिर वहां फिर दोबारा आपकी हवा टाइट हो जाती है, आप बोलते हैं यार ये क्या चीज आ गई। भाई घबरा कर थोड़ी होगा, कॉन्सेंट्रेट। देखो रेपिटेशन हो रही है, हालांकि पेपर 1 में रेपिटेशन नहीं होती, लेकिन आप देखें अब ये तीसरी बार आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड। मैंने तुम लोगों को बताया था कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा लिखा हुआ होगा। अब मैं इससे पहले कि हम ऑप्शन पे जाएं, हम अपने अप्रोच को रिपीट करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या अप्रोच होती है, कि सोडियम हाइड्रोजन दोनों आइंस हैं, कैथोड एनोड का निमोनिक है। अब डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज को देखते हैं, और डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज में हमें नजर आता है कि सोडियम हाइड्रोजन का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, जबकि क्लोराइड और ओएच में से क्या डिस्चार्ज होता था? क्लोरीन डिस्चार्ज होता था। तो अब जब हमें ये प्रोडक्ट पता है, अब हम अपना सोल्यूशन अब क्वेश्चन कर सकते हैं। कहता है विच रो हैपेंस व्हाट विच रो शोज व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाई इट हैपेंस। अब जनाब कहता है चेंज अकरिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन ए में कहता है ऑक्सीजन इज डिस्चार्जिंग एट एनोड। क्या एनोड पर ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो रही है? जैसे ही आपको नजर आया यार हमारा तो क्या डिस्चार्ज हो रहा है? क्लोरीन। आपने पूरा पढ़ना ही नहीं है, इसको रॉन्ग कर दिया आपने। फिर आप आगे चले, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलती जा रही है और क्लोरीन भी निकलता जा रहा है, पीछे क्या बच रहा है? Na और OH। क्या मैं ये कह सकता हूँ सोल्यूशन में Na और OH बच रहा है? यस और नो? अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलती जा रही है तो सोल्यूशन में पीछे Na और OH बच रहा है, यस और नो? जी भाई वली, ठीक है। और NaOH के बारे में, ऑल्दो कि हमने अभी एसिड बेस नहीं पढ़ा, आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर सोल्यूशन में NaOH बचता जा रहा है, इसका मतलब है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा. दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट एज वेल. लेकिन मैं लॉजिक समझा सकता हूं आपको कि बेटा NaCl और HOH का सोल्यूशन था, H और Cl निकल गया, पीछे रह गया Na और OH. डेफिनेटली NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड दैट इज व्हाई इट विल इंक्रीज द पीएच. तो ये स्टेटमेंट, ये वाला तो ठीक है. अब इसके साथ दूसरा देखते हैं. द इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन. क्या हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं? यस, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए. लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं. सॉलिड सोडियम इज डिस्चार्ज. क्या सोडियम डिस्चार्ज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हो ही नहीं सकता. फिर कहता है द प्रोडक्ट स्टेज द सेम इफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड. कहता है अगर मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लेता तो क्या प्रोडक्ट अभी भी यही होते हैं? आंसर इज नो. क्यों? ये जब आप मोल्टन ले लेते तो मोल्टन फॉर्म में हमें यहां तो क्लोरीन मिल रही है, यहां भी क्लोरीन मिलती, बट जहां हाइड्रोजन मिल रहा है उसकी जगह क्या मिल जाता? सोडियम. तो प्रोडक्ट सही जो सेम है, क्या वही ऑब्टेन होते हैं? आंसर इज नो. फिर देख लो बेटा, ये लंबे लंबे पैराग्राफ ऑप्शंस थे, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है. तो पहले आपने अगर चवले मारी, अब एक बच्चा होता है ना, पहले पहले अपनी वर्किंग नहीं करो, डायरेक्टली अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुमसे टाइम जाया होगा. अगर तुमने क्वेश्चन रीड करते ही ऑप्शंस देखने से पहले अपनी वर्किंग कर ली तो तुम्हें जल्दी आंसर मिल जाएगा. जैसे हमने पहले अपनी वर्किंग से डिसाइड कर लिया कि भाई इस इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है जिसमें Cl और H प्रोडक्ट होंगे, तो उसके बेसिस पर जैसे ही उसने कहा ऑक्सीजन बनेगी, हमने कहा नहीं बनेगी. फिर उसने कहा जब पीएच बढ़ जाएगी, और फिर इस ऑप्शन को हमने चेकआउट किया तो ये ठीक ऑप्शन था. फिर उसने कहा सोडियम डिस्चार्ज होगा, हमने कहा भाई ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें नजर आ रहा है हाइड्रोजन होगा. फिर उसने कहा कि अगर मोल्टन से रिप्लेस करते हैं सेम प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमने चेक किया मोल्टन वाले में तो कैथोड पे मिलता है सोडियम, यहाँ मिल रहा है हाइड्रोजन, तो सेम प्रोडक्ट नहीं होंगे. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? मुस्तफा, वली, फरीहा, शाहमीर, उम्मे हानी, शयान, अरीब, बात समझ आ जाती है बेटा? जारिश एंड अलीजे, जी बेटा. मुस्तफा के अलावा बाकी लोग सो रहे हैं क्या? जी. ओके. अरे माइक पर आके बोलो यार, तुम लोग अजीब यस सर यस सर लिखो. चलो आगे चलते हैं बेटा. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अबाउट है अगेन इलेक्ट्रोप्लेट कॉपर. चलो ये भी हमने क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है. विच अरेंजमेंट इज यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट कॉपर ऑन टू स्टील की. कॉपर को चढ़ाना है स्टील के ऊपर. तो हमने क्या बताया था बेटा कि कॉपर को अगर कोट करना है स्टील के ऊपर तो कॉपर शुड बी टेकन एट, कॉन्सेप्ट वाज कॉपर शुड बी टेकन एट एनोड. सोल्यूशन किसका होना चाहिए? कॉपर का. और कैथोड पर क्या होना चाहिए? स्टील की. ये कॉन्सेप्ट था. अब जहां पर ये ठीक होगा वहां हम कर लेंगे. तो एनोड किसका होना चाहिए? स्टील का. स्टील का नहीं, पीस ऑफ प्योर कॉपर, पीस ऑफ प्योर कॉपर. तो इन दोनों में से होगा. ये दोनों हमारे रूल आउट हो गए. सॉरी, ये दोनों हमारे रूल आउट हो गए. उसके बाद कैथोड किसका होना चाहिए? स्टील की का. तो यहां पर भी स्टील की का है, यहां पर भी स्टील की का है. अब सोल्यूशन देख लेते हैं. तो सोल्यूशन किसका होना चाहिए? कॉपर का या एसिड? तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि अगर हमने कोटिंग करनी होती है तो सोल्यूशन शुड बी टेकन ऑफ द सेम मटेरियल व्हिच इज एट एनोड. तो द सोल्यूशन शुड बी ऑफ, यस प्लीज, कॉपर सल्फेट, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी ए. आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन जो है एज पर द अप्रोच ही पूछा जा रहा है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मुस्तफा, Why not dilute sulfuric acid? Because reactive electrode में जब हम जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने बुक में नोट्स में की हुई है, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि एनोड का मटेरियल और सोल्यूशन शुड बी सेम. तो एनोड अगर कॉपर का हो रहा है तो सोल्यूशन शुड बी ऑफ कॉपर सल्फेट या कॉपर कंटेनिंग सोल्यूशन. ठीक है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The chloride. Okay, next question is the chloride of metal X. Okay, the chloride of metal X is dissolved in water. एक मेटल एक्स है, हमें नहीं पता वो मेटल एक्स क्या है, उसकी क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया. पानी में डिसॉल्व कर दिया है, यानी कि सोल्यूशन कैसा हो गया बेटा? एक्वस हो गया. अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ दिस क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. अब इस कंपाउंड का कैसा सोल्यूशन है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया. अब कहता है भाई, क्या कहता है? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दे दिया उसने. कहता है एक्स इज अबव सोडियम. अब देखो ये डिस्क्रिप्शन आ गई ना, एक्स इज अबव सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो एक्स जो भी एलिमेंट है वो सोडियम से भी ऊपर है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है.
इन एडिशन टू क्लोरीन विच गैस इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड। हाँ भाई, अब आपको मालूम है जब कॉन्सेंट्रेटेड आइडिया होता है तो हम डिफरेंस भी देखते हैं, तो क्लोरीन और OH का डिफरेंस कम होता है, तो यहां पर आपको एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस और कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन या एक्स। जी बेटा, जब हाइड्रोजन। डिफरेंस ज्यादा है, सोडियम से भी ऊपर है, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा या एक्स मिलेगा, बोलो बेटा। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन मिलेगा और कौन से इलेक्ट्रोड में मिलेगा, कैथोड पर। तो आप देखें बिल्कुल ही पानी की तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट, बट एट कैथोड, देयरफॉर द आंसर वुड बी हाइड्रोजन एट कैथोड, व्हिच इज बी। ठीक है बेटा, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The diagram shows the apparatus of an electrolysis experiment। ठीक है, डायग्राम में apparatus आ गया इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट का। अगेन जो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपके पास जो मैंने क्लास में नोट्स करवाए हैं, अगर आपको खोलकर भी रिलेट कर पा रहे हैं, दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि रिवीजन और कॉन्सेप्ट होगा तो अप्रोच हो पाएगा। यूजिंग द apparatus shown, which electrolyte would give colorless gases at both electrode। ये आया ना, अच्छा सवाल। कहता है अगर ये जो नीचे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कौन से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर हमें कलरलेस गैस मिलेगी। आए करके देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट, वर्किंग आ गई, एक्वस कॉपर सल्फेट है, मतलब HOH आ गया, कैथोड एनोड आ गया। अब यहां से क्या डिस्चार्ज होगा, OH, और यहां से डिस्चार्ज क्या होगा, क्योंकि डिस्चार्ज किसका इजी होता है, कॉपर का, तो कॉपर गैस तो नहीं है, इसका मतलब है हमने दोनों इलेक्ट्रोड पर यहां पर गैस हमें नहीं मिल रही। फिर ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। अब तो याद हो जाना चाहिए, एक अच्छा बच्चा याद कर लेता है क्योंकि इतनी बार आ गया कि सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहां से हमें हाइड्रोजन मिलती है और यहां से हमें क्या मिलती है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं, लेकिन क्या दोनों कलरलेस होती हैं, आंसर इज नो, हाइड्रोजन इज कलरलेस, बट क्लोरीन का कलर, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा हुआ है, इंस्पायर के मॉर्निंग वाले वन में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, क्लोरीन क्या कलरलेस गैस होती है, नो, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस। क्लोरीन एक कलरलेस गैस नहीं होती, सवाल में उसने कलरलेस गैस का पूछा हुआ है। पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में ये पढ़ाई जाती है बात, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा हुआ है डेफिनेटली वो रिलेट शायद ना कर पाए, बट अभी के लिए उनके लिए नॉलेज है कि क्लोरीन गैस कलरलेस नहीं होती। तो यहां पर आपको दो गैसेस तो मिल रही हैं लेकिन कलरलेस नहीं है, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस बट क्लोरीन इज नॉट। उसके बाद आ जाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा ना एज कॉपर एंड एज में, सिर्फ नहीं बेटा, वो तो कॉपर का डिस्चार्ज तो इजी है ना, जब कॉपर का डिस्चार्ज इजी है तो कॉपर डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन क्यों डिस्चार्ज होगा, कॉपर का डिस्चार्ज इजी होता है ना भाई, तुम डिस्चार्ज सीरीज तो देखो। तो जब कॉपर का डिस्चार्ज इजी है, हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां तो सीधा सीधा हम कहते हैं जिसका डिस्चार्ज इजी है वो डिस्चार्ज होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी होता है तो फिर कॉपर का आयन ज्यादा होते हैं ना, कॉपर आयन ज्यादा होते हैं तब भी कॉपर ही डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता कॉपर के सामने डिस्चार्ज। कैसे आप अप्रोच कर रहे हो हाइड्रोजन को भाई, अगर मैं नॉर्मली भी कंपेयर करूं डाइल्यूट में तो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है कॉपर, और आपने क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन में भी फॉलो दी डिस्चार्ज सीरीज, उस हिसाब से भी कॉपर डिस्चार्ज होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कॉपर सल्फेट भी हो तब भी कॉपर का डिस्चार्ज पहले ही इजी है, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आप कॉपर के आयंस भी ज्यादा ले रहे हो, तो अगेन फिर कॉपर ही डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के डिस्चार्ज का तो कोई चांस ही नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी भी बेटा रूल आउट हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं, H2SO4 और डाइल्यूट है, वाटर भी है, तो कैथोड एनोड दोनों आ गया, एंड वी नो कि द प्रोडक्ट, सर फिर Cl एंड OH में Cl डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि बेटा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिखा था ना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था जानू, कॉन्सेंट्रेटेड में जब क्लोराइड का नंबर ज्यादा होगा और डिफरेंस कम होगा, क्लोराइड का नंबर ज्यादा है और डिफरेंस कम है, तो हमने ये बात लिखी हुई है कि अगर डिफरेंस कम होता है तो डिस्चार्ज रिवर्स हो जाता है, इसीलिए क्लोराइड और OH में से नॉर्मली OH अगर डाइल्यूट होता तो OH डिस्चार्ज होता, कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोराइड डिस्चार्ज हो गया। रिवीजन नहीं हुआ भाई अरीब, आपका बात समझ आ गई है, आपने लिखा हुआ है ना बेटा कि डाइल्यूट सोल्यूशन में तो सीधा सीधा OH डिस्चार्ज हो जाता, लेकिन यहां पर आप देखें दिस इज मेंशन क्लियरली कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और कॉन्सेंट्रेट में हम डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस कम होता है तो डिस्चार्ज रिवर्स हो जाता है उस आयन का जो कि ज्यादा तादाद में होता है, इसलिए क्लोराइड डिस्चार्ज हुआ। किसी और को कंफ्यूजन तो नहीं है, सर तो कॉपर और, अरे अल्लाह के बंदे, कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर का डिस्चार्ज इजी है तो कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी लेता तो कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का क्या मतलब होता कि कॉपर आयन ज्यादा है ना, तो कॉपर आयन ज्यादा है तो कॉपर ही का डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर डिस्चार्ज रिवर्स क्यों हो रहा है, डिफरेंस कम होने से और क्लोराइड का नंबर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्लोराइड का नंबर ज्यादा हो गया,
जब क्लोराइड का नंबर ज्यादा है और डिफरेंस कम है तो क्लोराइड डिस्चार्ज हो रहा था। यहां पर जब आप कॉपर का नंबर बढ़ाओगे और कॉपर वैसे भी डिस्चार्ज में इजी है तो हाइड्रोजन क्यों डिस्चार्ज होगा, ये बता दो मुझे। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिस्चार्ज नजर आ रहा है, बताओ भाई मुस्तफा। तो अब आपको यहाँ तो जाहिर है हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा और यहाँ से क्या डिस्चार्ज होगा, डाइल्यूट है, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज सीरीज OH विल डिस्चार्ज। तो यहाँ से डिस्चार्ज से कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस, और यहाँ से कौन सी गैस बनेगी बेटा, फरिया, हाइड्रोजन गैस। क्या दोनों के दोनों कलरलेस गैसेज हैं, हाँ भाई, क्या दोनों कलरलेस गैसेज होती हैं, यस, दैट वुड बी आवर आंसर, क्योंकि सवाल उसने पूछा था कि कौन से इलेक्ट्रोलिसिस में दोनों गैसेज होंगी और कलरलेस होंगी। जबकि अगर आप मोल्टन लेड ब्रोमाइड में चले जाते, मैं करके दिखा देता हूं, तो लेड ब्रोमाइड अगर आप मोल्टन वाला लेते तो इसमें कैथोड पर लेड, एनोड पे ब्रोमीन मिलता। तो अव्वल तो लेड जो है वो गैस नहीं है, दूसरा ब्रोमीन जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, वो भी कलरलेस नहीं होती। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। द आंसर इज सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग जरा हाजिर नाजिर करके, तो आप देखें अब रेपिटेशन हो रही है कॉन्सेप्ट्स की। आप देखें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कितनी बार आ गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड कितनी बार आ चुका है, कॉपर सल्फेट कितनी बार आ चुका है। तो इनमें रेपिटेशन होती है बहुत ज्यादा और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो। चले क्वेश्चन नंबर 14, 6-7 क्वेश्चन हम और करेंगे और ये हमारे तकरीबन समझो आधा पेपर वन हो जाएगा। पेपर वन में 40 क्वेश्चन आते हैं एंड दिस इज इनफ फ्रॉम माय साइड टू मेक दिस क्लियर कि जो हमने पढ़ा है that you can apply that as a मतलब मक्खन मलाई वाला एप्लीकेशन इसमें। चलो, which metal is most likely to be extracted from its molten chloride by the use of electrolysis? कौन सा इनमें से मेटल है जो सिर्फ मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा, मोल्टन के अलावा नहीं मिलेगा। देखें कौन सा मेटल होगा जो मोल्टन में मिल सकता है, आए देखें। आप पहले सिल्वर, उल्टा दिखाता हूं मैं। अगर सिल्वर का मैं एक्वस फॉर्म ले लूं तो सिल्वर आइन डिस्चार्ज होगा या हाइड्रोजन आइन डिस्चार्ज होगा, बताओ भाई। अगर सिल्वर का मैं मोल्टन ना लूं, एक्वस ले लूं, भाई मोल्टन के सामने एक्वस होता है ना खाली, तो सिल्वर डिस्चार्ज होगा या हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। तो अगर आप डिस्चार्ज सीरीज को देखेंगे तो यू विल सी कि सिल्वर का डिस्चार्ज इजी है, यस और नो। हेलो, बात समझ आती है बच्चों। अगर सिल्वर आपसे उसने सवाल ये पूछा है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो सिर्फ मोल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा और किसी फॉर्म में नहीं मिल पाएगा, और कोई इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करें, एक्वस वाली करें, डाइल्यूट वाली करें, कॉन्सेंट्रेटेड वाली करें, तो हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हम सिल्वर से अपनी वर्किंग शुरू करते हैं तो सिल्वर को कंपटीशन के, भाई एक्वस में हाइड्रोजन होता है ना, तो सिल्वर और हाइड्रोजन में से सिल्वर का डिस्चार्ज वैसी इजी है, इसका मतलब है ये तो एक्वस से भी मिल जाएगा। फिर आप आयरन पर आ जाए, तो आयरन को अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर करें, आयरन को हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो आपको डाइल्यूट वाले के अंदर तो हाइड्रोजन का डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर मैं आयरन का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लूं बच्चों, अगर आयरन का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लूं, अब मुझे बताओ क्या डिस्चार्ज होगा, आयरन या हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या डिस्चार्ज होगा, आयरन या हाइड्रोजन। जी मनाहल, अलीजे, कॉन्सेंट्रेटेड वाले में हाइड्रोजन क्यों होगा भाई, क्या रीजन है। आप आयरन। जरा आप देखो, जरा डिस्चार्ज का डिफरेंस देखो। हाइड्रोजन आइन और Fe आइन में डिस्चार्ज का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है बेटा, दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। जब 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जब आयरन का नंबर ज्यादा होगा सो आयरन विल गेट डिस्चार्ज। तो मेरे भाई यहाँ पर आयरन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मोल्ट, वो कह रहा है कि सिर्फ मोल्टन में मिले। फिर इसी तरह कॉपर का डिस्चार्ज भी आप जानते हैं हाइड्रोजन से इजी होता है, ठीक है। जी जी, कॉप भाई मोल्टन के लिए तो हम नहीं देख रहे बेटा, सवाल का मतलब समझो। वो कहता है विच मेटल इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा मेटल ऐसा है जो मोल्टन फॉर्म की इलेक्ट्रोलिसिस से मिल सकता है, बाकी यानी एक्वस से नहीं मिल सकता, आसान लफ्जों में। तो आप कॉपर देखें, आयरन देखें, सिल्वर देखें, तो इनका डिस्चार्ज एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कैल्शियम को देखोगे, जरा देखो, कैल्शियम को जब मैं कंपटीशन में लेकर आऊंगा हाइड्रोजन के साथ, तो चाहे आप मोल्ट एक्वस फॉर्म ले, डाइल्यूट वाली या कॉन्सेंट्रेटेड वाली, डाइल्यूट वाले में भी हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा और कॉन्सेंट्रेटेड वाले में भी, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन और कैल्शियम का, तो अगेन क्या डिस्चार्ज होगा, अभी भी हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब अगर मुझे कैल्शियम ऑब्टेन करना है तो कैल्शियम उसी वक्त ऑब्टेन होगा जब मैं किसका सोल्यूशन लूं, कैल्शियम का मोल्टन सोल्यूशन लूं। बात समझ आई। अगर मैं कैल्शियम आयन का कोई भी एक्वस सोल्यूशन ले लूं तो आप जानते हैं, नजर आ रहा है आपको कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज उससे बहुत इजी है एंड देयरफॉर ओनली हाइड्रोजन विल डिस्चार्ज वेदर द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एक्वस
or the solution is concentrated aqueous. Is that clear? So the only metal which is obtained only from molten form is calcium. The idea of this question was कि कौन सा मेटल इनमें से ऐसा था जो सिर्फ मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में मिल सकता था. तो हमने देखा कि जिनका डिस्चार्ज हाइड्रोजन से कंपैरेबल है उसमें कॉपर, आयरन और सिल्वर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अलग से डिस्चार्ज हो सकते हैं. बट अगर हम देखें कैल्शियम को या सोडियम को या पोटेशियम को, तो चाहे हम इनका डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन लें या इनका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन लें, क्योंकि इनका डिस्चार्ज बहुत डिफिकल्ट होता है इसलिए ये एक्वस फॉर्म में डिस्चार्ज नहीं होते. उनको डिस्चार्ज कराने के लिए आपको मोल्टन फॉर्म ही लेनी पड़ेगी एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज कैल्शियम. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Molten sodium chloride is electrolyte. अब आ गया molten sodium chloride. Which equation correctly shows the reaction at cathode? कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा भाई? मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, आप जानते हैं कैथोड पर सोडियम Ca का निमोनिक है, सोडियम मिलेगा और सोडियम पॉजिटिव आइन है. पॉजिटिव आइन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू बिकम मेटल. तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये गलत, ये गलत. यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल बन रहा है. तो विच इज द राइट आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, क्योंकि we know that sodium ions are going to accept electrons and will convert into sodium metal atom. Rafia, is that clear बेटा? अलीजे, वली, बात समझ आ जाती है? चल, उसके बाद आ जाता है एक और सवाल. क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं जल्दी से. कहता है द डायग्राम शोज इन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एक तरफ देखो क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है और एक तरफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. जरा अपनी वर्किंग पूरी कर लेते हैं. एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हो गया? और इलेक्ट्रोड इनर्ट है, तो अब इसका मतलब है कॉम्पिटिशन है HOH के साथ. हाँ भाई, कॉपर हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज होगा कैथोड पर? ऑब्वियसली कॉपर. एंड सल्फेट और OH में से क्या डिस्चार्ज होगा एनोड पर? ऑक्सीजन गैस यानी OH का डिस्चार्ज होगा. यहां पर आ जाओ दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कंपटीशन में लेकर आ जाते हैं HOH के साथ, तो अगेन यहाँ तो दोनों H आइंस हैं, तो यहाँ डिस्चार्ज होगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्या डिस्चार्ज होगा? OH. अब देखते हैं सवाल क्या पूछता है. Which row shows what happens to the concentration of the electrolyte in L and M as the electrolysis proceeds? कहता है कौन सा जो नीचे कॉलम है वो सही कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा. आए देखते हैं जरा. बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है. कहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है दी चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन, और की दी हुई उसने कि जहां टिक लगा हुआ है इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन स्टेज कांस्टेंट, और जहां पर क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट स्टे कांस्टेंट. अब ये क्या कॉन्सेप्ट, ये कोई नई अप्रोच आ गई है? आए देखते हैं. देखो बेटा, यहां पर जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो कॉपर और ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कॉपर सोल्यूशन से अलग होता जा रहा है और OH डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन बन के सोल्यूशन से अलग होता जा रहा है. यस और नो? लेकिन अगर आपको याद हो तो जब OH डिस्चार्ज होता है तो बेटा OH के डिस्चार्ज की इक्वेशन याद है किसी को? हाँ भाई, OH के डिस्चार्ज की इक्वेशन याद है किसी को? जब OH डिस्चार्ज होता था 4 इलेक्ट्रॉन बनते थे, ऑक्सीजन गैस बनता था और साथ क्या बनती थी? हाँ भाई, वाटर. अगर आप अपनी इक्वेशन जाके देखें तो उस इक्वेशन में आपको नजर आएगा कि जब OH का डिस्चार्ज होता था तो OH के डिस्चार्ज में आपको वाटर मिलता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जितना OH डिस्चार्ज होता जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जितना OH डिस्चार्ज होता जाएगा उसमें उतना वाटर ऐड होता जाएगा. यस और नो? बोलो बेटा. यस. क्या ये आइडिया समझ आता है कि भाई OH से डिस्चार्ज हो रहा है? ये तो हमें अपनी वर्किंग से पता चल गया. और क्या OH के डिस्चार्ज वाली इक्वेशन में वाटर फॉर्म होता था? बिल्कुल होता था. और वाटर सॉल्यूशन को क्या करता है? डाइल्यूट करता जाता है. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है या कम कर देता है? कम कर देता है. तो यहां पर भी आप देखो, इस सेटअप में भी OH का डिस्चार्ज हो रहा है और इस सेटअप में भी OH का डिस्चार्ज हो रहा है. इसका मतलब है दोनों जगह पर सॉल्यूशन में क्या ऐड हो जाएगा? खुद ब खुद से पानी ऐड होता जाएगा. और जब पानी ऐड होगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी? The answer is no. concentration चेंज हो जाएगी. जब चेंज हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए. As per the key, concentration does not stay constant.
आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। मैंने क्लियरली समझाया, दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए एट अ ग्लांस कि यार ये क्या पूछ लिया उसने। भाई आपने अपनी वर्किंग कंप्लीट की, उस वर्किंग से आपको पता चला कि डिस्चार्ज में ओएच डिस्चार्ज हो रहा है, एंड यू नो कि भाई ओएच के डिस्चार्ज में वाटर फॉर्म होता है। और बेटा जब किसी चीज में आप पानी ऐड करते जाते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, वो डाइल्यूट होता चला जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर उसने यही पूछा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी या चेंज होगी, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और क्या चेंज आएगा ये तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछता तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि पानी उसमें ऐड होता जा रहा है। क्या दोनों में होगा? तो आपने देखा है यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, यहाँ भी वाटर बन रहा है, तो डेफिनेटली दोनों ही सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो लास्ट दो तीन क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है? 20 पर इसको एंड करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीटली एंड करेंगे। व्हेन कॉन्सेंट्रेट, अब देखो फिर देखो अरीब कितनी दफा आ गया कॉन्सेंट्रेट एक्वस। अब अगर हमारा बच्चा फिर भी जाकर ना कर सके तो इसका मतलब है आप फिर झूठ बोल रहे हो घर वालों से कि आप पढ़ने वाले बच्चों। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट, अभी कितनी दफा आ चुका है। कॉन्सेंट्रेटेड हो कॉम्पिटिशन एचओएच के साथ होता है, सीए का निमोनिक होता है। सोडियम हाइड्रोजन में डिफरेंस देखेंगे तो सोडियम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्लोराइड का डिफरेंस कम होता है, तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब पूछा है कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट, आपने यहां से देख लिया कैथोड पे प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, तो ये आपका आंसर गलत हो गया सीओडी वाला। और एनोड पे प्रोडक्ट है क्लोरीन, तो कौन सा आंसर ठीक हो गया बेटा? एक ए 10 सेकंड भी नहीं लगे, जब आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। उसके बाद जो रिमेनिंग है मैं वर्कशीट भेज दूंगा, आपने खुद कंप्लीट करने। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, बेटा ये आ गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर को लेकर ठीक है? नंबर 1, अ प्योर कॉपर एनोड इज यूज्ड, a pure copper cathode is used, the color of the electrolyte fades, the electrolyte used in चलो बेटा मैं समझा देता हूं, इसका आइडिया समझ लो बेटा। जब आपको किसी मेटल को प्योर करना होता है, लिसन वेरी केयरफुली, जब आपको किसी मेटल को प्योर करना होता है बेटा, ये वही प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने पढ़ा था ना, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला। तो याद रखिएगा, आप प्योर कॉपर ले लेंगे कैथोड पर, प्योर कॉपर ले लेंगे, तवज्जो रखना बेटा, प्योर कॉपर लेंगे कैथोड पर, और क्यों लेंगे भी आपको बताता हूं। और जो इम्प्योर कॉपर है, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल नया नहीं है, लेकिन यहां पर केस नया है। इम्प्योर कॉपर लेंगे एनोड पर और सोल्यूशन ले लेंगे कॉपर सल्फेट का, ये एनोड है। अब आपको पता है कि जब एनोड और सोल्यूशन सेम होता है तो एनोड से क्या निकल निकल के डिसॉल्व होकर आएगा सोल्यूशन में, पता है ना आपको कि कॉपर आइंस आएंगे और कॉपर आइंस फिर यहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो इम्प्योर कॉपर आपने लिया है उसमें से सिर्फ कॉपर आइंस बाहर आएंगे, अगर इसमें कोई और इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी बाहर नहीं आ पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपने एनोड पर इम्प्योर कॉपर लिया तो उसमें से सिर्फ कॉपर आइंस निकलते जाएंगे और निकल कर जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कि पहले से ही प्योर कॉपर का होगा। तो बेटा जब आप जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का प्रिंसिपल पढ़ा है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे भी अप्लाई होता है, इसी तरह उसका एक और एप्लीकेशन प्यूरिफिकेशन भी होता है कि अगर किसी मेटल को आपने प्योर करना है तो जो उसका इम्प्योर सैंपल है वो आप ले लेते हो एनोड पर, जो उसका प्योर सैंपल है वो आप ले लेते हो कैथोड पर, और फिर एनोड पर से मटेरियल जब निकलता है और निकल कर जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होता है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर आइंस ही जाती हैं, अगर इंप्योरिटीज हो तो वो नहीं जाती। तो इम्प्योर मेटल को प्योर करने के लिए हम इम्प्योर वाला वर्जन एनोड पर लेते हैं और प्योर वाला वर्जन कैथोड पर लेते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो इसने कहा प्योर कॉपर एनोड इज यूज, विच इज रॉन्ग, प्योर कॉपर कैथोड इज यूज। क्या प्योरिफिकेशन में प्योर कॉपर कैथोड इस्तेमाल होगा? तो आप यहां पर देखिए कि जिस चीज को भी प्योरीफाई करना है उसका प्योर सैंपल आप कैथोड पर लेंगे, इम्प्योर सैंपल आप एनोड पर लेंगे, एनोड में से मटेरियल निकलेगा, निकल कर जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एंड सिर्फ वही मटेरियल जाके डिपॉजिट होगा जो कि प्योरिटी के अलावा है, बाकी सारी इंप्योरिटीज जो है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? द सेम प्रिंसिपल दैट अप्लाइज टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर है यस बेटा? ये बात समझ आ जाती है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन बच्चे, व्हाट इज ऑब्जर्व, अब देखो कितनी दफा आ चुका है सवाल भी, व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ये ऑब्जर्वेशन पे पहला सवाल आ रहा है हमारे आज के सेशन का। व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। आए देखते हैं, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब इट्स अ नॉर्मल केस।
कॉपर सल्फेट है, एक्वस है और HOH से कॉम्पिटिशन है, तो कैथोड और एनोड ले लेते हैं। हाँ भाई, प्रोडक्ट पहले बताओ क्या होंगे, क्या होगा? कॉपर हाइड्रोजन में से क्या डिपॉजिट होगा, जल्दी से बताओ, कॉपर या हाइड्रोजन? अब गलत जवाब नहीं आना चाहिए। ये मुस्तफा हाइड्रोजन कैसे होगा भाई? कॉपर हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है भाई? कॉपर का डिस्चार्ज इजी है। और सल्फेट और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी होता है? OH का। हाइड्रोजन कैसे हो गया मुस्तफा? लॉजिक समझाओ, किसका डिस्चार्ज इजी है? तुम्हारे हिसाब से हाइड्रोजन का डिस्चार्ज इजी है क्या? क्लियर हो गई बात तुम्हें? अपनी गलती का समझ आ गया? कॉपर होगा, यस। ठीक है जी। तो अब आपको देखते हैं कि और पीछे सोल्यूशन में क्या बच जाएगा। अगर आप सोल्यूशन में बचे हुए देखिए तो H और SO4, HSO4 मिलकर क्या बना सकते हैं? H2SO4 बना सकते हैं। अगर सोल्यूशन के बारे में मैं बात करूं तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता जाएगा। जब कॉपर उसमें से निकलेगा, OH निकलेगा, तो पीछे बचेंगे H आइंस। और आप जानते हैं H आइंस की वजह से सोल्यूशन एसिडिक होता है और OH आइंस की वजह से सोल्यूशन बेसिक होता है। ये हम एसिड बेस में भी पढ़ेंगे भी आगे। खैर, अभी सवाल ये पूछ रहा है कि भाई क्या प्रोडक्ट ठीक है। ए कहता है अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन एनोड। पिंक सॉलिड किसे कहते हैं? कॉपर को कहते हैं पिंक सॉलिड। पिंक सॉलिड कहते हैं कॉपर को। तो क्या कॉपर एनोड पर मिल रहा है? बोलो बेटा, क्या कॉपर एनोड पर मिल रहा है? आंसर इज नो। ठीक है जी। फिर कहता है बबल्स फॉर्म ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बबल किस चीज के बनते हैं? गैस के। तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, क्या कैथोड पर गैस बन रही है क्या? आंसर इज नो। कैथोड पर तो आपको मिल रहा है कॉपर, तो कॉपर तो सॉलिड होता है, उसके बबल्स नहीं होते। फिर आ जाओ ऑप्शन सी पर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। हाँ भाई, सॉल्यूशन का कलर फेड होगा, बिल्कुल होगा। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। और जब उसमें से कॉपर निकलता जा रहा है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा बेटा? फेड हो जाएगा। फिर कहता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकम्स स्मॉलर। आप जानते हैं कि दिस इज नॉट द केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस नहीं होता तो इलेक्ट्रोड पे चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रोड पे चेंज नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। हाउ दिस लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं 4 प्रोसेसेस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस आर लिस्टेड। ठीक है, 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, the extraction of aluminum from pure aluminum oxide, the purification of copper using copper sulfate. Which processes produce oxygen at one of the electrode? कौन से प्रोसेसेस में ऑक्सीजन बनेगी किसी भी इलेक्ट्रोड पर? चलें शो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया था उसने? NaCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl दिया था। हाँ भाई, मुझे बताइए क्या इसमें कैथोड एनोड क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ सोडियम हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन और OH में से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी लुक एट द डिफरेंस। तो डिस्चार्ज क्या होगा? क्लोरीन या OH? डेफिनेटली द डिस्चार्ज वुड बी ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन बन रही है? नहीं बन रही। यस और नो? फिर आ जाओ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए तो आपके पास ये होता है HOH का कॉम्पिटिशन, कैथोड एनोड। क्या डिस्चार्ज होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, यहाँ OH, और OH के डिस्चार्ज से हमें पता है क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये तो ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है? Al2O3। अब बताओ कैथोड एनोड पर यहां से क्या डिस्चार्ज होगी? ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हमारा ठीक हो गया। फिर आ जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर सल्फेट। भाई जब कॉपर को कॉपर सल्फेट की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है। एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड पे जाके शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर भी कोई ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। द आंसर वुड बी 2 and 3 which is again seen in option B। क्लियर है भाई? ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा है? Yes. यस और नो बच्चों? Yes, sir.